आप में से कई दोस्त यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस या फिर आईपीएस बनना चाहते होंगे। एक बार जब आप आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं तो प्रमोशन के बाद कुछ और ऊंची पोस्ट पर पहुंचते हैं, मसलन कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी। पर हमारे आज की कहानी के नायक ने पहले तो पीएम का ऑफर किया हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी का पद ठुकराया और उसके बाद पीएम के चीफ सेक्रेटरी बनने का। यह ऑफर भी खुद प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने दिया था। इसके बाद वो रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगले 6 बरस तक वो देश के एक बड़े संवैधानिक पद पर रहे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीएन शेषन की, जिनकी अदावतों के किस्से ऐसे थे कि उनके दफ्तर पर गोलियां चली, उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव आया, सुप्रीम कोर्ट में केस चले और आया उनका वो फेमस बयान कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े रोचक किस्से। हाल ही में रूपा प्रकाशन से शेषन की ऑटोबायोग्राफी आई है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। हमने पढ़ी और एक अच्छे बच्चे की तरह पूरे नोट्स बनाकर आपके लिए लेकर आ गए हैं। सबसे पहले कलेक्टर शेषन के हिस्से आए एक किस्से से आपको मिलवाते हैं। ये साल 1965 के अप्रैल की बात है। उन दिनों वो तमिलनाडु में मदुरई के कलेक्टर होते थे। इन्हीं दिनों कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला को देश विरोधी गतिविधियों के लिए कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। पहले उन्हें ऊटी में रखने की योजना बनाई गई, लेकिन उसी रात तकरीबन 10 बजे शेषन के फोन की घंटी बजी। ये कॉल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आया था। वो बोले कि ऊटी के जिला कलेक्टर शेख को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, इसलिए हम उन्हें ऊटी से कोडाईकनाल शिफ्ट कर रहे हैं। शेषन को सिर्फ 48 घंटे का वक्त यहाँ पर मिला, जिसमें उन्हें अब्दुल्ला के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी और बाकी ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था भी करनी थी। कोडाईकनाल मदुरई ज़िले में पड़ता है। शेषन को पहले तो ऐसी कोई सरकारी बिल्डिंग ही नहीं मिली जहां वो शेख को रुकवा सकें। जैसे तैसे एक ट्रैवल हाउस मिला तो शेषन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन क्या ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी? पहले तो कमरा देखकर किसी घायल शेर की तरह शेख बोले, यहाँ कोई इंसान भला कैसे रह सकता है? रहने के लिए मुझे ये जगह देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ किसी कीमत पर नहीं रुकूंगा। शेषन ने जैसे तैसे उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी। किस्मत से दूसरे ही दिन उन्हें कोहिनूर मिल गया। नहीं, हीरे की शक्ल में नहीं, हवेली की शक्ल में। ये पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके नवाब अली यावर जंग की बनवाई हवेली थी। अब्दुल्ला की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद अगले 2 साल तक शेख अब्दुल्ला शेषन की निगरानी में रहने वाले थे। शेषन और शेख के रिश्तों में इस दौरान काफ़ी तल्खियां आ गई थी। कारण था शेख का रूड बिहेवियर। एक बातचीत में शेख ने शेषन को कुछ हिकारत के साथ एक मामूली कलेक्टर कह दिया। शेषन इस परिचय से तो सहमत थे, पर इसमें छिपी शेख की टोन को इग्नोर वो नहीं कर पाए। वो बस मौके का इंतजार कर रहे थे जब शेख को जवाब दे पाएं, और अगले 2 दिनों में ही वो मौका आ भी गया, उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जवाब देने का। एक दिन शेख ने एक छाता मांगा। शेषन ने तुरंत कहा, मैं आज ये खत लिखूंगा और इसकी अनुमति ले लूंगा, और जब अनुमति मिल जाएगी मैं आपके लिए एक अम्ब्रेला ले आऊंगा। शेख ही सुनकर बिफर गए। बोले, एक अदद छाते को खरीदने के लिए तुम्हें मद्रास को खत लिखना पड़ेगा और इसकी अनुमति लेनी होगी? हाँ सर, क्योंकि मैं एक मामूली कलेक्टर हूं ना, इसलिए मुझे इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। शेषन ने कुछ जोर देते हुए यहाँ पर बोला। शेख समझ गए थे। जोर से हंसते हुए बोले, तो तुम 2 दिन पुराना हिसाब चुकता कर रहे हो? शेषन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। हालांकि बाद में शेषन ने तुरंत छाता खरीदकर शेख को दे भी दिया। ऐसी एक घटना और घटी। शेख ने एक बार सेब मंगाए। वहाँ जो सेब उपलब्ध थे वो साइज में थोड़े छोटे थे। उन्हें देखते ही शेख बोले, ये सेब हैं? ऐसे सेब तो मेरे यहाँ गधे और सुअर खाते हैं। इतना कहकर उन्होंने वो सेब फेंक दिया। पहले शेषन ने प्यार से समझाने की कोशिश की कि सर ये बेस्ट अवेलेबल चीज़ है हमारे यहाँ। फिर भी शेख का गुस्सा शांत नहीं हुआ, और अब की बार गुस्सा होने की बारी थी शेषन की। कुछ देर बाद वो शेख से बोले, ऐसा है, मुझे मत बताइए कि आपके यहाँ क्या मिलता है और क्या नहीं। हमने आपको कोडाईकनाल नहीं बुलाया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप यहाँ क्यों आए हैं। कायदे से मुझे जानना भी नहीं है। शेषन लिखते हैं, इसके बाद शेख ने शिकायत करना बंद कर दिया था। अब आपको एक बंद कमरे की मीटिंग में लेकर चलते हैं। राजीव गांधी उस वक्त सत्ता में थे। उन्होंने अपने मंत्रियों की हिदायतें नकारते हुए शेषन को कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया था। 1989 की एक सुबह राजीव ने शेषन को अपने दफ्तर में बुलाया और उन्हें सूचित किया कि वो उसी साल नवंबर में चुनावों की घोषणा करने जा रहे हैं। राजीव ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें 21, 22 और 25 तारीख को चुनाव रखने चाहिए। शेषन ने टोकते हुए कहा, किसका अधिकार तो चुनाव आयोग के पास है। राजीव ने शेषन की बात को अनसुना करते हुए कुछ हनक के साथ कहा,
चुनाव तो उसी तारीख पर होंगे जो मैंने दी हैं, जाकर पेरी शास्त्री से बात कह दो। पेरी शास्त्री उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। शेषन फिर भी अपनी बात से नहीं डिगे, बोले ये नामुनासिब बात होगी, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। मैं शास्त्री को जाकर कैसे कह सकता हूं कि चुनाव इन तारीखों पर करवाइए। राजीव ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए, बोले ठीक है, अगर आप शास्त्री को जाकर ये नहीं बता सकते तो मैं देशमुख को भेज दूंगा। देशमुख पीएम के चीफ सेक्रेटरी थे। इसके बाद शेषन अपने कमरे में आ गए और देशमुख गए शास्त्री से मिलने। कुछ देर बाद शेषन के फोन की घंटी बजती है। ये फोन शास्त्री की तरफ से आया था। उन्होंने पूछा, पीएम को क्या लगता है कि वो कौन है? शेषन ने जवाब दिया, वो अभी भी यही सोचते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। शास्त्री गुस्से से भरे हुए थे, बोले बने रहें वो पीएम, पर वो होते कौन है मुझे आदेश देने वाले? क्या उन्हें नहीं पता कि पीएम के पास चुनाव आयोग को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है? शेषन जब सब सुन चुके तो बोले, ये बात आप सीधे जाकर राजीव गांधी से क्यों नहीं कह देते? शास्त्री बोले, मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है, तुम मेरी जगह उनसे बात कर लो, मैं राजीव गांधी से लड़ना नहीं चाहता। शेषन ने जब पूछा तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? शास्त्री ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। हालांकि बाद में चुनाव हुए उन्हीं तारीखों पर जो राजीव ने दी थी, लेकिन राजीव चुनाव हार गए और बाहरी समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद शेषन रिटायर हो गए, लेकिन पहले उन्हें मिला कैबिनेट सेक्रेटरी पर ही बने रहने का ऑफर। शेषन ने मना कर दिया। फिर मिला पीएम का चीफ सेक्रेटरी बनने का ऑफर। शेषन ने वो भी ठुकरा दिया। इसके बाद उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाने की बात चली, क्योंकि पेरी शास्त्री की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। शेषन शुरू में कुछ झिझक रहे थे तो आधी रात को सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पत्नी के साथ सीधे शेषन के घर आए और रात 2 बजे तक उनसे इस पर चर्चा की। स्वामी उस वक्त कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री थे। शेषन ने रात 2 बजे ही राजीव को फोन लगाया और 2:30 बजे उनके घर की तरफ चल दिए। उनसे डिस्कस किया। राजीव की सलाह ये थी कि ऑफर तभी लेना जब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ना हो। फाइनली कई लोगों से डिस्कस करने के बाद शेषन ने सीईसी की पोस्ट को स्वीकार कर लिया। एक छोटी सी बात हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। स्वामी ने बाद में दावा किया था कि शेषन ने उनसे इस पोस्ट के लिए भीख मांगी थी। शेषन ने आत्मकथा में इसका जवाब देते हुए लिखा है कि मैंने ये पोस्ट नहीं मांगी थी, मैंने तो इसके बारे में सोचने में भी कई घंटे लिए थे। ये गाथा की शुरुआत थी। अगले 6 बरस तक वो इस पोस्ट पर काबिज रहते हुए कई कहानियां गढ़ने वाले थे। हम आपको 2 अगस्त 1993 की एक कहानी यहाँ पर सुनाएंगे, जब शेषन ने पूरे देश में अनिश्चितकाल तक चुनाव पोस्टपोन कर दिए थे, क्योंकि बकौल शेषन सरकार उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं दे रही थी। उनके काम में मुश्किलें पैदा की जा रही थी। शेषन ने कुछ बड़े फैसले लिए थे। मसलन उन्होंने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग को पूरी तरह निरस्त कर दिया था। हरियाणा के सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो सूबे के चुनाव पोस्टपोन कर दिए। इसके अलावा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों से भी चुनाव अधिकारियों के अपॉइंटमेंट को लेकर उनकी बहस हुई। इन सब घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में आया 2 अगस्त 1993। इस दिन मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से जारी एक आदेश के माध्यम से चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। सीईसी को तो नियुक्ति इसलिए किया जाता है कि वो मुल्क में चुनाव करवाएं, तो भला ऐसे वक्त में कौन वो आदमी होगा जो ये फैसला लेगा? शेषन ने उस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए सब कुछ दांव पर लगा दिया था और ये इस बात का संकेत था कि वो अपने फैसले पर मुकदमा झेलने की हद तक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को गैर कानूनी नहीं माना। भारतीय राजनीति के कई स्कॉलर से मानते हैं कि शेषन के सीन में आने से पहले चुनाव आयोग सरकार के एक अंग के तौर पर काम कर रहा था। इसके अलावा इस बात के सबूत थे कि गलत हथकंडे और चुनावों में जारी अराजकता चिंताजनक स्तर तक पहुंच रही थी। अगर यही सिलसिला जारी रहता तो रिपब्लिक की बदनामी होती, उसका बनाना रिपब्लिक बनने का और देश के बाल्कनाइजेशन यानी टूटने का खतरा मंडरा रहा था। हम अतीत पढ़ते हैं ताकि अंतस में अटके वर्तमान की कुछ परेशानियां सुधार सकें। बीते बरस के जाड़ों में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जुड़े एक फैसले पर टिप्पणी देते हुए कहा था, टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त कभी कभार ही होते हैं। क्या ये कभी कभार हर बार आ पाएगा? ये सवाल वक्त पर छोड़ते हैं, पर किताबी बातें में आप हमारे साथ बने रहिएगा। सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह 8 बजे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। आपको एपिसोड कैसा लगा? टीएन शेषन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।